बीएससी फर्स्ट ईयर में एलगी के लेक्चर्स में आज हम लोग एक नया मेंबर पढ़ेंगे जिसको वोकेरिया कहते हैं। ये वोकेरिया जो है, अगर हम लोग इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन को देखेंगे तो फ्रिश ने इसको क्लोरोफाइसी वर्ग में रखा था, परंतु स्मिथ ने इसको क्राइसोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत ज़ैंथोफाइसी वर्ग में रखा है। और ज़्यादातर जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इनको क्लास ज़ैंथोफाइसी का ही सदस्य मानते हैं। क्योंकि हम लोग अपने लेक्चर्स में फ्रिश की क्लासिफिकेशन को ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो सिस्टमैटिक पोजीशन में हम लोग इसको वर्ग या क्लास क्लोरोफाइसी, गण साइफोनोगेल्स, साइफोनेल्स और फैमिली वोकेरिएसी में स्टडी करेंगे। ये जो एक आपको दिख रहा है, ये इसके सेक्स ऑर्गन्स हैं वोकेरिया के, और ये इसके जो एक माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है जिसमें हमें वोकेरिया के सेक्स ऑर्गन्स ओगोनियम और एंथ्रीडियम दिखाई दे रहा है। अब हम लोग सबसे पहले इसके अक्रेंस और इसकी हैबिटेट की बात करते हैं। तो वोकेरिया की लगभग 54 जातियां हैं, जिसमें ज़्यादातर सिर्फ कुछ जातियों को छोड़ के जो समुद्री हैं, ज़्यादातर इसकी जातियां जो हैं वो फ्रेश वाटर में और स्थलीय आवासों पर पाई जाती हैं। जो वोकेरिया के जो थैलस है ये शाखित होता है और साइफोनेशियस या नलीय होता है, तंतुल प्रकार का फिलामेंटस होता है। और इसमें जो ग्रोथ होती है वो एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। वैसे तो इसमें ग्रोथ मोनोपोडियल है, पर कई बारी एक लाक्षी है, पर कभी कभी देखने में ये हमें द्विभाजी शाखित या डाइकोटोमस भी नज़र आती है। इसके अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका जो तंतु होता है वो कई सेंटीमीटर लंबा होता है और ये सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब आप लोग समझते हैं कि इसमें बहु केंद्रकीय या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और इनके बीच में जो क्रॉस वॉल्स होती हैं उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो मेन कैरेक्टर आपने देखना है कि इसका जो थैलस है वो साइफोनेशियस है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और इनके बीच में जो क्रॉस वॉल्स हैं उनका अभाव होता है। और इनके अंदर इसमें जो है मुख्य रूप से येलो ग्रीन क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल ए, ई, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स भी पाई जाती हैं। और जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो फूड मटेरियल, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो इसमें ऑयल होता है। सूक्ष्म रंगहीन बिंदुओं के या स्मॉल कलरलेस ड्रॉपलेट्स के रूप में इसमें भोजन जो है वो संचित होता है। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। इसमें जो रिप्रोडक्शन है ये इसको भी हम लोग दो भागों में अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसके कायिक और अलैंगिक मतलब वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वोकेरिया का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खंडन या फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। कभी कभी थैलस जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ऐसे में फिर जो प्रत्येक खंड होता है या प्रत्येक फ्रैगमेंट जो होता है वो नए थैलस को बनाने की क्षमता रखता है और क्षमता उसको बनाता भी है। दूसरा जो इसमें रिप्रोडक्शन का मेथड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो वोकेरिया में अलैंगिक जनन जो है वो कई प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। जो मुख्य रूप से इसमें बीजाणु बनते हैं वो जूस्पोर या चल बीजाणु बनते हैं, अचल बीजाणु या एप्लानोस्पोर्स बनते हैं, और निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनिड्स बनते हैं। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जूस्पोर या चल बीजाणुओं की। तो जो जलीय जाति हैं उसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है सबसे कॉमन मेथड है। इसमें क्या होता है कि चल बीजाणुधानी या जूस्पोरेंजियम का निर्माण होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इस डायग्राम को कंसंट्रेट करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जूस्पोरेंजियम का निर्माण हो रहा है। बीजाणुधानी के निर्माण के समय क्या होता है कि जो शाखा होती हैं, कुछ शाखाओं का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो एपेक्स वाला पोर्शन या शीर्ष वाला पोर्शन जो होता है
वो फूलकर और क्लब शेप या गदाकार हो जाता है और उसमें काफ़ी सारे केंद्रक और क्रोमैटोफोर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद ये जो इसका ऊपर का पार्ट होता है उसके नीचे एक पट का निर्माण हो जाता है। तो ऊपर वाला भाग जो होता है उसको हम लोग ज़ूस्पोरेंजियम कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एक इन्वर्जन देखने को मिलती है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो इन्वर्जन है उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला भाग है जहाँ पर ज़ूस्पोरेंजियम का निर्माण हुआ है, इसमें क्रोमैटोफोर्स और केंद्रक जो होती हैं उनकी जो स्थिति है वो इन्वर्स हो जाती है। मतलब कि जो केंद्रक होते हैं वो वेजिटेटिव जो इसकी फिलामेंट होती है या इसके जो साइफन्स होते हैं उसमें वो सेंटर की तरफ होते हैं और जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं वो पेरिफेरी पर होते हैं। पर जिस समय बीजाणुधानी का निर्माण होता है तो उसमें जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं वो पेरिफेरी से या पराधी है उससे केंद्र की तरफ चले जाते हैं और जो केंद्रक होते हैं वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्वर्जन देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है कि पेरिफेरी की तरफ जो केंद्रक है उसके सामने दो कशाभिकाएं या फ्लैजुला उत्पन्न हो जाते हैं और इस पोजीशन में यहाँ पर बहुत सारे ज़ूस्पोर्स का निर्माण जो है वो बनना शुरू हो जाता है और जो बीजाणुधानी है इसमें कोशिका भित्ति जो है वो सिकुड़ जाती है और इसके अंदर बहुकेंद्रकीय और बहुकशाभिक व अंडाकार चल बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। और इसके बाद जो इसका टिप है, बीजाणुधानी का शीर्ष जो होता है वहाँ पर एक छेद का निर्माण हो जाता है और उसमें से जो है ये सिन ज़ूस्पोर्स जो हैं वो लिबरेट हो जाते हैं। तो इसमें जो मैच्योर कंडीशन में जो चल बीजाणु होते हैं वो गोल होते हैं या अंडाकार होते हैं और बहुकशाभिक होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं और इनके अंदर क्रोमैटोफोर्स भी पाया जाता है और इनके सेंटर में एक वैक्यूल पाया जाता है। वॉकीरिया में जब ये जो इसके चल बीजाणु, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुकेंद्रकीय मतलब मल्टी न्यूक्लिएट और मल्टी फ्लैजुलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो इस प्रकार से ये बाकी जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं उससे ये काफ़ी अलग होते हैं। और इसमें जिस समय जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन में क्या होता है कि जब ये बीजाणुधानी से मुक्त हो जाते हैं तो काफ़ी देर तक ये तैरते रहते हैं। उसके बाद ये अपनी कशाभिकाओं को समेट लेते हैं या फ्लैजुला को समेट लेते हैं और अपने चारों तरफ एक भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें जो अंकुरन से पूर्व जो इसका ज़ूस्पोर होता है या चल बीजाणु जो होता है उसमें फ्लैजुला नहीं पाया जाता है और ये नॉन मोटाइल हो जाता है और अंकुरण के समय इसमें एक या उससे अधिक साइफोनेशियस आउटग्रोथ्स का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद ये जो है वो डेवलप करके और साइफन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का इसमें जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें जर्मिनेशन ऑफ जो है वो ज़ूस्पोर दिखाई दे रहा है। देख लीजिए ये ज़ूस्पोर है, इसके बाद ये ज़ूस्पोर्स जो है उसमें से फ्लैजुला को वो कंट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें से ये साइफन का निर्माण हो गया और ये नए थैलस का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें ज़ूस्पोर का जर्मिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एप्लानोस्पोर्स। वॉकीरिया में जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ होती हैं या अनफेवरेबल कंडीशन में एप्लानोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये एप्लानोस्पोर्स जो हैं बिल्कुल ज़ूस्पोर्स के समान ही इनका निर्माण होता है। जैसे आपने देखा था सिन ज़ूस्पोर का निर्माण हो रहा है, बस इसमें ये डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जो फ्लैजुला है वो नहीं पाया जाता। तो ये इसमें बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब आप देख लीजिए कि जो इसकी अचल बीजाणु या प्लानोस्पोर है इसमें पतली भित्ति युक्त ये एक क्लब शेप स्ट्रक्चर होती है और इसका जो लिबरेशन या विमोचन होता है वो भी बीजाणुधानी के एपेक्स से ये एक छिद्र का निर्माण हो जाता है, वहाँ से रिलीज हो जाता है और
ये जर्मिनेट करके नए साइफन का निर्माण करता है। पर कभी कभी जो एप्लानोस्पोर्स होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म है छोटे छोटे टुकड़ों में या खंडों में विभाजित हो जाता है और माइक्रो एप्लानोस्पोर्स का निर्माण करता है, और प्रत्येक माइक्रो एप्लानोस्पोर जर्मिनेट करके नए जो थैलस का निर्माण कर सकता है। तो ये तो हो गया एप्लानोस्पोर के बारे में। अब इसके बाद जो तीसरा मेथड है उसको एकाइनीड कहते हैं। ये एकाइनीड या निश्चेष्ट बीजाणु जो होते हैं, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में और ये कुछ स्थलीय कंडीशंस में मिलते हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस में एकाइनीड्स का निर्माण होता है। जिस समय प्रतिकूल परिस्थिति होती है, ऐसी स्थिति में तो इनकी जो इसका जो साइफन होता है, इसमें छोटे छोटे बहुकेंद्रकी खंड या मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्रैगमेंट्स में विभाजित हो जाता है, और इनके जीव द्रवक या इनके जो साइटोप्लाज्म में अनेक ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। और ये जो खंड होते हैं या फ्रैगमेंट्स होते हैं जो इसमें बन जाते हैं और जिनके बाहर थिक वॉल्स होती हैं, उनको हिप्नोस्पोर या एकाइनीड्स या सिस्ट भी कहते हैं। जिस समय इसमें कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हो जाती हैं, तो ये प्रत्येक सिस्ट जो है वो इसकी वॉल जो है वो टूट जाती है और ये नए जो थैलस का निर्माण करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिस्ट का साइटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे एमीबॉइड या अमीबीय खंडों में टूट जाता है। एमीबॉइड सिस्ट कहते हैं इसको, और ये प्रत्येक जो है वो उसके बाद जर्मिनेट करके नए थैलस का निर्माण कर सकता है। और इस अवस्था को जो इसमें इसको गॉन्ग्रोसिया स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ग्रीन एल्गी गॉन्ग्रोसिया के समान इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो उस स्ट्रक्चर को गॉन्ग्रोसिया स्टेज भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज आपने वॉचेरिया, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, इसके हैबिटेट, इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। और इसमें आपको बताया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर या एकाइनीड्स के द्वारा होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि फ्रैगमेंटेशन के द्वारा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताऊँ।